Assalamu alaikum students. I'm your teacher Sunreen Majid. I'm your associate teacher. Now we'll start chapter number 2, the Earth. The topic is continents. Do you know how many continents in this world? 7 continents in this world. First one, Asia. Second, Africa, Australia, America, Europe and Antarctica, South Polar region. We are not a North Polar region is continent. We don't know that because there is no land there. There is only ice. Often several kilometers thick ice and below of water. Millions of years ago, only one huge line in this world, huge earth in this world. This is called Pangaea, disk of all earth, and other side huge land of water, disk all seas. When this land mass, life began to develop in a simple form. Until there were early reptiles कि वहाँ पे स्टार्ट में बहुत सालों पहले क्या था, सिर्फ बहुत ज़्यादा बड़ी ह्यूज लैंड थी ज़मीन की और एक साइड पर सिर्फ पानी था. वहाँ पर उस वक़्त कोई ज़िंदगी या कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही थी सिवाय रेप्टाइल्स के. वहाँ पे सिर्फ हशरात थे जो वहाँ पे सबसे पहले थे और तकरीबन 240 मिलियन ईयर्स अगो हमारी जो ज़मीन थी, पेंगिया थी, उसमें क्रैक आने शुरू हो गई. वो क्रैक होना शुरू हो गई, टूटना शुरू हो गई और उसके पीसीज बन गए या आप उनको प्लेट्स भी कह सकते हैं कि अर्थ प्लेट्स बन गई. और वो पीसीज जो थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर दिया. उनके मूव करने की जो रफ्तार थी वो तकरीबन 10 सेंटीमीटर वो मूव करते थे एक साल में. एक साल में वो कितना मूव करते थे? 10 सेंटीमीटर. और ये बहुत स्लो थी. इसकी एग्जांपल आप इससे ले सकते हैं कि जैसे ह्यूमन ईयर्स ग्रो करते हैं ना, हमारे बाल जिस तरह ग्रो कर रहे हैं जितनी स्पीड से, उतनी स्पीड से वो प्लेट मूव करती थी एक टाइम में. बहुत स्लो उसकी स्पीड थी. आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि ये प्लेट्स मूव करती हुई, कुछ प्लेट्स जो थी वो मूव करती हुई एक साइड पे चली गई, कुछ प्लेट्स मूव करती हुई दूसरे साइड पे चली गई. और इन्होंने मिलकर ज़मीन को डिफरेंट शेप्स देना शुरू कर दी. यही प्लेट्स जब एक जगह इकट्ठी होने की वजह से इन्होंने ख़ुद को डेवलप करना शुरू कर दिया, इनमें क्लोजन होना शुरू कर दिया. तो उन्होंने बनाया माउंटेन रेंज हमारी बना दी, लेकिन बहुत स्लोली. और वो माउंटेन रेंज में सबसे पहले इन्होंने बनाया, सबसे पहला जो हमारा माउंटेन रेंज था वो था हिंदू कुश. सेकंड इन्होंने इसने जो हम लोगों की लेंथ बनाई वो थी पामेर. थर्ड वन पे क्राकोरम और लास्ट वन पे हिमालय. ये हमारी वो माउंटेन रेंज थी जो इन प्लेट्स ने आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होकर बनाना शुरू कर दी. लेकिन ये हमारी माउंटेन रेंज बना तो रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ मूवमेंट भी जारी थी. मूवमेंट कैसे कि जब वो प्लेट्स आपस में टकरा रही थी तो अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे जिनको आप ज़लज़ला बोलते. इसके अलावा वोल्केनोस बहुत ज़्यादा फट रहे थे जिनको हम आतिशफशां या लावा बोलते हैं, जो ज़मीन की सतह को फाड़ कर या उसको एक साइड से बहुत ज़्यादा उसमें धमाके के साथ बाहर निकलता है, आग बाहर निकलती है. तो अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे. तो इन 1883 में सबसे बड़ा जो वोल्केनो था वो इंडोनेशिया में एक्सप्लोड हुआ और उसने तकरीबन 36,000 लोग मारे गए और तकरीबन जो उसकी स्पीड थी वो 40 मीटर हाई थी. कि वो 40 मीटर हाई तक वो गया और उस
उसमें तकरीबन 36,000 लोगों की डेथ हुई थी। और उसने अक्रॉस करता हुआ वो इंडियन और पैसिफिक ओशन को वो अक्रॉस करता हुआ वो आगे निकला था। उस एक्सप्लोजन की आवाज़ तकरीबन 4,000 किलोमीटर तक सुनी गई थी कि इतना उसका बड़ा धमाका था कि उसकी आवाज़ 4,000 किलोमीटर तक सुनाई दी गई थी। और बहुत ज़्यादा डस्ट जो थी वो हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में फैल गई थी। और वो तकरीबन वो डस्ट जो थी वो कहते हैं कि 3 साल तक हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद रही थी, हमारे जियोलॉजिस्ट के कहने के मुताबिक। इसके अलावा अंडर वाटर अर्थक्वेक भी होते हैं, वॉल्केनोज भी अकर होते हैं जो समुंदर के अंदर ही फटते हैं, जिसकी वजह से समुंदर का पानी एक बहुत बड़ी लहर की सूरत में, या जिसको सुनामी कहते हैं, उसकी सूरत में हर जगह फैल जाता है। और इसी अर्थक्वेक और वॉल्केनो की वजह से समुंदर के अंदर तकरीबन 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आया था इंडोनेशिया में, इंडियन ओशन में। और इंडोनेशिया में ये जो सुनामी आया था इसने तकरीबन 2,30,000 लोगों को जो है वो मौत के घाट उतारा था। 2,30,000 लोगों को इसने मौत के घाट उतारा था इस सुनामी में, जो कि इंडोनेशिया में 26 दिसंबर 2004 में आया था। और इसकी जो स्पीड थी वो तो बहुत ही तेज़ थी। इसके अलावा जो इसकी वेव्स थी, इनकी वेव्स की हाइट जो थी, वेव की हाइट इसकी तकरीबन अप टू 30 मीटर्स हाई थी। इसके अलावा 11 मार्च 2011 में समुंदर के अंदर ही अंडर सी अर्थक्वेक एक और आया, जिसकी रफ्तार 9.0 मैग्नीट्यूड थी और जिसकी टाइम लेंथ तकरीबन 6 मिनट्स थी। और ये पैसिफिक ओशन में आया था, जापान में। और इसने तकरीबन इसकी वजह से भी ज़मीन पर रहने वाले जापान को बहुत ज़्यादा माली और जानी नुकसान का सामना करना पड़ा था। तो हमारी ज़मीन की प्लेट्स हैं, हमारी ज़मीन के ड्राफ्ट्स हैं जो मूव करते रहते हैं और अभी तक इनमें मूवमेंट जारी है, ये अपनी मूवमेंट नहीं रोकते। ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्लोली, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन प्लेट्स की मूवमेंट हमारे इस बालों की ग्रोथ के जितनी होती है, जिस स्पीड से आपके बालों की ग्रोथ हो रही है बहुत आहिस्ता, उसी तरह ये प्लेट्स भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव करती हैं और हमारी ज़मीन में मुख्तलिफ तब्दीलियों या चेंजेस का बायस बनती हैं, जिन्हें हम ऑन द स्पॉट महसूस नहीं कर सकते हैं कि कौन सी चेंजेस कहाँ आ रही हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ये मूव करती जाएंगी वैसे वैसे हमारी ज़मीन में तब्दीलियाँ आती चली जाएंगी। तो ये था कॉन्टिनेंट्स के बारे में कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उसके अंदर क्या कैसे वो कॉन्टिनेंट तश्कील पाए, किस तरह वहाँ पर माउंटेन की रेंज बनी, किस तरह वहाँ पर अर्थक्वेक्स या वॉल्केनोस आए या उनकी वजह क्या थी आने की, ये सारा हम लोगों ने डिस्कस यहाँ पे किया है। अब फाइंडिंग सेकंड हम लोगों का टॉपिक है फाइंडिंग प्लेसेस ऑन मैप, कि मैप के ऊपर आप किसी भी जगह को कैसे प्लेस कर सकते हो, कैसे आप उसको सर्च कर सकते हो। अक्सर अगर हम किसी आउट ऑफ कंट्री में जाएं या आउट ऑफ सिटी में जाएं, हम लोगों को वहाँ के रोड्स का नहीं पता, वहाँ की जगह का नहीं पता, तो हम उस सिटी का मैप लेते हैं। उस मैप की मदद से हम बहुत इजीली किसी भी जगह को सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें उस मैप को फिर किसी चीज़ को सर्च करने का आइडिया हो या हमें तरीका पता हो कि किस तरह उसको सर्च करना है। हर मैप पे हर जगह हर चीज़ के बारे में डिटेल्स बताई होती है। मैप के अंदर भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं। लैटिट्यूड जो होती है ये लाइन होती है गोइंग अराउंड पैरेलल विद द इक्वेटर, जो इक्वेटर के पैरेलल लाइन होगी उसको वो आपका लैटिट्यूड होता है, और जो लाइन आपकी पोल्स के थ्रू होती है वो आपका लॉन्गिट्यूड होता है। और ये नंबर्स, ये नेम्स, ये नंबर्स हम लोगों ने याद रखने हैं क्योंकि इसी की मदद से हम नक्शे पर या मैप के ऊपर इन चीज़ों को सर्च आउट कर सकते हैं। जो लाइन ऑफ लैटिट्यूड होती है ये बहुत छोटी होती है एंड स्मॉलर इन डायामीटर्स, कि ये डायामीटर्स के हिसाब से होती है। इसके अलावा इसमें फर्दर
नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो कि डॉट्स या पॉइंट्स की मदद से क्लियर किए जाते हैं। इस पर डिग्रीज होती हैं जो हमें उस चीज़ के बारे में बताती हैं कि किस साइड पर या किस सिमत में हम लोगों को जाना चाहिए या किस सिमत में जाकर हम उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। वहाँ पर डिफरेंट डिग्रीज होती हैं। जो आपका इक्वेटर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। ट्रॉपिकल सेंटर जो आपका होता है वो 23.5 डिग्री का होता है। रेथिक आपका जो है वो 60.5 डिग्री का होता है। इसी तरह ये नॉर्थ में है। इसी तरह साउथ में भी आपका ट्रॉपिकल होता है और एंटार्क्टिक होता है, जो कि 23.5 एंड 66.5 का होता है। ये ट्रॉपिकल एंड पोलर सर्कल्स होते हैं जो हमें उस नक्शे पर किसी भी चीज़ को फाइंड आउट या सर्च करने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। द इक्वेटर, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड। इक्वेटर जो है ये लैटिट्यूड का बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन होती है। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि जिसने हमारी दुनिया को बहुत अराउंड द वर्ल्ड इन इट्स बेस्ट पॉइंट दिया है। ये तकरीबन 40,075 किलोमीटर लंबी होती है और इसको डिवाइड किया गया है नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर्स में। इसके अलावा सेकेंड वन हम लोगों का जो ट्रॉपिक एंड द एरेथिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल्स होता है, ये दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड होता है जो कि मेंशन करता है 23.5 और 66.5 डिग्री को आपके सर्कल के ऊपर। ये लाइंस जो होती हैं ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड जो है मैप के ऊपर या ग्लोब के ऊपर किसी भी जगह को फाइंड आउट करने के लिए ये मौजूद होती हैं। ये पोजीशन ऑफ प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कैन बी लोकेटेड एक्यूरेटली यूजिंग दिस ग्रिड के हम इन ग्रिड्स की मदद से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से हम ज़मीन के ऊपर किसी भी जगह को किसी भी सरफेस को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।